स्वागत है सभी लोगों का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल PCS सिंप्लीफाई पर। मैं राम बाबू तिवारी। आज मैं आप लोगों को पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन है, जो नया वर्जन है, उसको मैं आज से शुरू कर रहा हूं और इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को जियोग्राफी का कंप्लीट 50 वीडियोज़ जो है 2 प्लेलिस्ट में, एक फिजिकल जियोग्राफी और एक फैक्चुअल जियोग्राफी, 2 वीडियोज़ में मैंने कवर करवा दिया है। एक फिजिकल जियोग्राफी और दूसरा फैक्चुअल जियोग्राफी। 2 प्लेलिस्ट, एक में 36 वीडियो और दूसरे में 14 वीडियोज़, तो टोटल मिलाकर के 50 वीडियोज़ मैंने कवर करवा दिया। इसके बाद में ऑलमोस्ट 8 से 10 टॉपिक्स पर और मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा जियोग्राफी में, बट वो अभी नहीं प्रोवाइड करूँगा, वो बाद में प्रोवाइड करूँगा। और अभी मैं आप लोगों को एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन आज से शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियोज में बने रहिए और इस 6th एडिशन को पढ़ने के लिए हमारे साथ में हमारे चैनल से जुड़े रहिए। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो हम लोगों का मोटिवेशन और बढ़ता रहेगा। विद इंडिपेंडेंस यहाँ से शुरू होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। नंबर 1 चैप्टर जो है, पहला चैप्टर जो है वह है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। विद इंडिपेंडेंस केम टू द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाउंड फॉर दिस पर्पज इन 1946 ऑन जनवरी 26, 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन केम टू बीइंग, हाउएवर वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन ब्रिटिश रूल, देयर वाज सर्टेन इवेंट्स इन ब्रिटिश, मतलब जो सर्टेन इवेंट्स हैं, जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में रूल किया, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब किस प्रकार से रूल किया, कौन से एक्ट्स, कौन से रेगुलेशन थे, उसका ऑर्डर जो है, जो पहला रूल है, दो डिवीजन किया गया है। एक कंपनी रूल, जिसमें 1773 से लेकर के 1858 तक कंपनी ने रूल किया, और दूसरा रूल जो है, जो दूसरा ड्यूरेशन है, वह क्राउन रूल 1858 से लेकर के 1947 तक का है। तो आज मैं आप लोगों को द कंपनी रूल 1773 से 1858 के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें जो फीचर्स हैं, इट डिजाइन द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स। इसमें जो गवर्नर का पोस्ट था, उसको गवर्नर जनरल का पोस्ट बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल था वारेन हास्टिंग्स। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और दूसरा इसमें काम क्या हुआ कि जो मद्रास की और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी, उनके जो प्रेसिडेंसी थी, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया। दूसरा काम ये हुआ। तीसरा, इट प्रोवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1774। तो तीसरा काम इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में 1774 में, ये काम होता है। चौथा काम ये होता है, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, यानी किसी राजा से, किसी भी आदमी से घूस न ले कंपनी का व्यक्ति, कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे, अफसर्स थे। और दूसरा काम इसमें क्या किया गया कि प्राइवेट काम अपना नहीं कर पाएंगे जो कंपनी के अफसर्स हैं, रूलर्स हैं और कर्मचारी लोग हैं। पांचवा काम इसमें ये किया गया कि इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाई रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, उनको इसमें ये डायरेक्ट किया गया, ये आदेश दिया गया कि वो रिपोर्ट करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के बारे में, अपने जो कंपनी उस समय रूल कर रही थी। इसके बाद में आता अमेंडिंग एक्ट 1781। जो 1773 का एक्ट है, उसमें कुछ चीज़ें में खामियां रह गई थी, कुछ एक्ट्स में, कुछ प्रोविजंस को लेकर के। तो उसके बाद में अमेंडिंग एक्ट 1781 आता है। इसमें क्या किया जाता है कि यह एग्जेम्प्ट करता है गवर्नर जनरल एंड काउंसिल्स फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जो गवर्नर जनरल हैं एंड उसका काउंसिल जो है, उसको सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखता है।
और इसी प्रकार से जो सर्वेंट्स हैं कंपनी के उनको भी इससे बाहर रखा जाता है। इसके बाद में क्या होता है, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा चीज इसमें क्या किया कि जो रेवेन्यू मैटर है कंपनी का उसको सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखा गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा चीज इसमें ये हो गया, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल द सब इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, यानी कलकत्ता में जो भी कोर्ट थे उनको सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रखा गया, यानी सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट वहां पर मतलब मेजर जो सबसे बड़ा कोर्ट माना गया वो सुप्रीम कोर्ट को माना गया, इनके सबऑर्डिनेट रखा गया जो भी कलकत्ता में कोर्ट थे। इसके बाद में हिंदू लोगों को हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग और मुस्लिम लोगों को मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, ये प्रोविजन किया गया इसमें अमेंडमेंट 1781 में। चौथा प्रोविजन ये हुआ, इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह कहा गया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं उनके मैटर्स को गवर्नर जनरल काउंसिल में ले जाया जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक मेजर मतलब सबसे बड़ा कोर्ट था उस समय ऑल ओवर इंडिया में, तो इसलिए गवर्नर जनरल काउंसिल के कोर्ट में ले जाया जा सकता है प्रोविंशियल कोर्ट्स का मैटर, ना कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। यह क्या करता है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है उसमें क्या किया जाता है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी, या कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी को सेपरेट करता है। कमर्शियल के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। इस प्रकार से डुअल गवर्नमेंट बनाया जाता है। इसके बाद में एक्ट ऑफ 1786 आता है। इन 1786 जो कार्नवालिस गवर्नर था वो क्या कहता है, गवर्नर जनरल का आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा जिसमें टोटल गवर्नर जनरल का इन शॉर्ट कंटेंट में आप लोगों को पूरा इतिहास गवर्नर का बता दूंगा। तो एक्ट ऑफ 1786 इसमें जो लॉर्ड कार्नवालिस रहता है 1786 में वो क्या कहता है कि उसे पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल्स, जो काउंसिल्स होते थे उस समय सबऑर्डिनेट काउंसिल्स होते थे, उनको ओवरराइड कर सकता है डिसीजन को गवर्नर जनरल, जो बंगाल का उसमें होता था। एंड ही वुड आल्सो बी कमांडर इन चीफ, और वही कमांडर इन चीफ होगा। तो इन दोनों बातों को इस एक्ट में 1786 एक्ट में मान लिया जाता है। इसके बाद में आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या होता है, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कार्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। इसमें क्या किया जाता है कि जो ओवरराइडिंग पावर कार्नवालिस को दिया गया था वो सभी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स और जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर होते थे उन पर लागू कर दिया गया। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। जो बॉम्बे और मद्रास का जो प्रेसिडेंसी था उस पर ज़्यादा पावर दे दिया जाता है गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। इसके बाद में इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। जो कंपनी का मोनोपोली रहता है भारत में व्यापार करने का वो 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। इसमें एक प्रोविजन और किया जाता है कि जो कमांडर इन चीफ होता है उसको मेंबर नहीं बनाया जा सकता गवर्नर जनरल काउंसिल का जब तक उसको अपॉइंट न किया जाए उसमें। पांचवा प्रोविजन ये किया जाता है, इट लेट डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हेंसफॉर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। इसके बाद में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहता है और उसके स्टाफ रहते हैं उसको इंडियन रेवेन्यू से अब उनका सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा, इसका भी प्रोविजन इसमें होता है। तो ये हो गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब दोस्तों आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी। यह कंपनी का ट्रेड मोनोपोली भारत में खत्म कर देता है।
द इंडियन स्टेट वाज थ्रू ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स, यानी अब ब्रिटिश मर्चेंट जो जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे उन सभी लोगों के लिए यह ओपन कर दिया जाता है। बट ट्रेड विद टी इन चाइना, बट ट्रेड इन टी यानी जो चाय का व्यापार था चाइना के साथ में वह अभी इसमें कंटिन्यू रखा जाता है, जो कि 1833 वाले एक्ट में वो भी ख़त्म कर दिया जाता है। इसमें दूसरा प्रोविजन ये होता है, इट एसेग्रेट्स द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। इसमें ब्रिटिश टेरिटरी जो ब्रिटिश क्राउन था उसको जो है कंपनी के टेरिटरीज पर उसका सोवरेनिटी यानी प्रतिनिधित्व इसका सौंप दिया जाता है। अब किसके अधीन हो जाता है कंपनी का रूल? ब्रिटिश क्राउन के अंडर 1813 का एक्ट में। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज। इसके बाद में इसमें तीसरा उस समय काम ये हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में अपना प्रचार करने के लिए आने लगते हैं। चौथा नंबर, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात हो रही है। इट प्रोवाइडेड फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन and it authorized the local governments in India to impose taxes on persons. They could also punish the persons for not paying taxes. इसके बाद में भारतीयों पर टैक्स लगाने का काम 1793 के एक्ट में ही होता है, जो लोकल पर्सन्स होते थे उन पर। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अब आता है। अब चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं। इसके बाद में दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें जो प्रोविजंस हैं वो क्या हैं कि जो विलियम बेंटिक था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। पहला फीचर इसका यही है। दूसरा में क्या है कि इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ दियर लेजिस्लेटिव पावर। और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको अपने पावर से हटा दिया जाता है और इसको किसके अधीन कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन कर दिया जाता है। तीसरा प्रोविजन इसमें यह है, इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इसके बाद में क्या होता है, इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, या ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को समाप्त कर देता है और किसके अधीन कर देता है इसको? क्राउन के अधीन। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, हाउ एवर दिस प्रोविजन वॉज निग्लेक्टेड आफ्टर द अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बट 1833 के एक्ट में जो प्रोविजन किया गया उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निग्लेक्ट कर दिया गया या लागू नहीं हो पाया था ओपन कंपटीशन का सिविल सर्विसेज में। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, लास्ट चार्टर एक्ट यह होता है। तो इट इज सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया जाता है और 6 नए मेंबर्स को इसमें अपॉइंट किया जाता है पहली बार। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर्स एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जिस प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करता था उसी प्रकार से यह अब काम करने लगता है। दिस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। इंट्रोड्यूस्ड एंड ओपन कंपटीशन। इसके बाद में जो सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन होता है वह जो है यहाँ से शुरू हो जाता है 1793 के चार्टर एक्ट से, 1853 चार्टर एक्ट में। और इसी में 1854 में मैकाले समिति बनी थी। इसी के बाद में इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द प्रोसेसन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पार्टिकुलर पीरियड। अनलाइक द प्रीवियस चार्टर, दिस वाज a clear indication that the company's rule could be terminated at any time the parliament liked. और इसके बाद में
ब्रिटिश क्राउन धीरे धीरे अपना वर्चस्व भारत पर दिखा रहा था और कंपनी के रूल को धीरे धीरे समाप्त करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। तो ये हो गया 1853 का चार्टर एक्ट। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इसमें 4 जो लोकल काउंसिल थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, उनसे जो है फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वहाँ जो है इनको अपॉइंट किया गया, न्यू मेंबर्स को। तो दोस्तों इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को चार्टर एक्ट जो था, जो कि 1773 से लेकर के और 1858 तक माना जाता है, वह कंपनी का रूल होता है और कंपनी के रूल को मैंने आप लोगों को आज पढ़ा दिया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक के लिए आगे वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।